तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है मेरे एक सब्सक्राइबर ने और इनका नाम है अनूप सैनी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसी क्या घटना हुई थी कि भैया इन्होंने अपने साथ शेयर की है, यानी कि बैक हॉरर पे शेयर की है। और आपको बता दूं कि इन्होंने जो कहानी मेरे साथ शेयर की है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर की थी ऑडियो फॉर्म में। एंड जब मैं उसको सुन रहा था तो आधी कहानी मैंने रात को सुनी थी। फिर मैंने सोचा कि यार चलो इतनी तो नहीं सुनी जाएगी भाई, बहुत खतरनाक लग रही है। इसके बाद मैंने वो दिन में सुनी है बाकी की स्टोरी। और जब सुबह निकल आया, मतलब सूरज निकल आया, तो मैंने सोचा चलो जनता को ये स्टोरी सुनाते हैं और उनका भी मनोरंजन थोड़ा सा कर देते हैं, ताकि वो भी समझ सकें कि यार भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचें जिन्न ब्रह्म राक्षस अभी भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना और बताना कि भैया आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा नहीं लगा, बस मेरे फेस को छोड़ के और मेरी वॉइस को छोड़ के, ओके, और मेरी स्टोरी को छोड़ के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 35 साल पहले। 35 साल पहले की बात है। जो ये अनूप सेन हैं, इनके जो पिताजी हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। और अब यहाँ से अनूप सेन का कोई काम नहीं रहा है, क्योंकि ये घटना हुई थी इनके पिताजी के साथ 35 साल पहले की घटना है। तो अनूप भैया तुम निकलो, चाय पानी लेके आओ, तब तक मैं कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे पप्पा को भेज दो, वो सुन लेंगे स्टोरी, ओके। तो होता क्या है, बेसिकली 35 साल पहले की कहानी है। इनके जो फादर हैं, यानी कि अनूप के फादर, उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको। उनका नाम है घनश्याम सैनी। तो उनकी नई नई जॉब लगी थी आज से 35 साल पहले, और जॉब लगी थी पुलिस में, मतलब चच्चा पुलिस में भर्ती हो गए थे, ओके। तो भर्ती होने के बाद क्या है कि इनके दो बड़े भाई थे, यानी जो घनश्याम सैन जी हैं उनके भी दो बड़े भाई थे। और जो पहले भाई थे, यानी कि सबसे बड़े वाले, वो थे टीचर, गवर्नमेंट टीचर, मतलब गवर्नमेंट जॉब में। और जो बीच वाले भाई थे वो भी पुलिस में थे। मतलब तीनों भाई जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लाइफ सेट थी, मतलब पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं फैमिली के पास। और इसी के साथ जो इनके फादर थे, यानी जो घनश्याम हैं, इनके जो फादर थे यानी कि अनूप के दादाजी, तो वो थे रिटायर आर्मी ऑफिसर। मतलब खानदान में भैया शुरू से पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा ही पैसा था इनके पास, बहुत पैसा था। और यहाँ तक जिंदगी में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है अब, क्योंकि आप यहाँ पे छोटे हो तो देखने नहीं आए हो, आप यहाँ पे सुनने आए हो हॉरर स्टोरीज। तो यहाँ पे फैमिली अच्छी खासी चलेगी नहीं। अपना काम तो भैया यही है कि फैमिली में जब तक एक ना एक को टपका ना दें तब तक अपनी कहानी पूरी नहीं होती, ओके। तो होता क्या है कि इनके जो बड़े भाई थे, यानी कि जो घनश्याम सेन है, इनके जो बड़े भाई थे जो कि टीचर थे, होता क्या है कि एक दिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे स्कूल में। तो उनके पास एक स्कूटर था। 35 साल पहले स्कूटर ही होते थे, कार तो होती नहीं थी, होती तो थी बट इतनी भी औकात नहीं थी यार कि कार ले लें उस टाइम पे, ओके। गवर्नमेंट टीचर थे तो थे, मतलब एक ऑटो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक स्कूटर लेने लायक क्षमता थी उनके अंदर। तो उनके पास एक स्कूटर था। वैसे भी टीचर थोड़े लोभी लालची ही होते हैं यार, अगर औकात भी होगी गाड़ी लेने की तब भी स्कूटर ही लेंगे। तो वो स्कूटर लेके जा रहे थे अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो सुबह की बात थी, सर्दियों का मौसम था। तो सुबह सुबह वो निकले और जब वो पहुंचने वाले थे एग्जैक्ट, जब जैसे लोकेशन पे पहुंचने वाले थे, उससे 100-200 मीटर पहले क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़े वाला। एक्सीडेंट किस में हुआ, मतलब सामने से कोई बाहर नहीं आया, बस ऐसे ही पेड़ में जाके ठुक दी उन्होंने गाड़ी। अब जब पेड़ में गाड़ी ठुकी तो वो नीचे गिर गए। लेकिन जो एक्सीडेंट था वो इतना खतरनाक होना नहीं चाहिए था, बट हुआ बहुत खतरनाक। उस एक्सीडेंट के अंदर उनके शरीर में फ्रैक्चर आ गया। शरीर के साथ साथ सबसे बड़ा फ्रैक्चर आया था यहाँ पे, उनका जो ये हाथ होता है यहाँ से, वो भैया टपक चुका था। मतलब जब डॉक्टरों के पास उनको ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि भैया काटना पड़ेगा। वो बोले कि यार चलो इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, काट दो भैया। तो डॉक्टरों ने काट दिया उनका ये हाथ। उसके बाद होता क्या है, उनको घर लेकर के आया गया। उनके जो अनूप सेन है, इनके जो पिताजी हैं, क्या नाम है, घनश्याम सेन, वो अपने बड़े भाई को लेकर के आए घर पे। उनकी पूरी फैमिली भी थी और आसपास के गांव वाले भी आ गए। गांव वाले पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ, कैसे ठोक दिया पेड़ के अंदर। तो वो बोले कि यार पता नहीं, ऐसे ही चला रहा था, मस्त चल रहा था, पेड़ दिखा ही नहीं, मैंने तो ठोक दिया। ठुक गया तो कोई बात नहीं, अभी हाथ ही कटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो वैसे भी टीचर हैं, प्लास्टिक का लगवा लेंगे, ठीक है।
तो होता क्या है, यहाँ से कहानी में और ट्विस्ट आता है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर था। 10-12 दिन तक वो रहे थे हॉस्पिटल के अंदर एंड उसके बाद उनको भेज दिया गया घर पे। डॉक्टरों ने कहा, ए गुरुजी घर पे जाओ जरा, यहाँ पे आपकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो वो घर पे आ गए थे। अब घर वाले उनको झेल रहे थे, मतलब काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे घर के अंदर। जो स्कूल था उससे छुट्टी वुट्टी ले रखी थी उन्होंने, भाई जा भी तो नहीं सकते थे, एक ही हाथ रह गया, अब स्कूटर कैसे चलाएंगे, है ना। मतलब चला तो लेंगे बट बाद में आदत पड़ेगी तभी तो चलाएंगे। तो वो घर पे आ गए। तो घर पे वो आराम कर रहे थे, तो उनका जो नेचर था, मतलब जो बिहेवियर था, उसमें सडनली चेंज आने लगा। अब चेंज कैसा आया? चेंज ऐसा आया कि ऐसे सोते सोते वो जाग जाते। जब घर वाले उनके पास जाते तो पूछते भैया क्या हुआ, तब वो बताते पता नहीं यार, बट बहुत डरावना सपना देखा है। तब घर वाले बोलते थे कि यार हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अभी डरे हुए हो तुम, तो कोई बात नहीं सो जाओ। तो वो सो जाया करते थे। 2-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन उनके साथ बहुत बड़ी घटना होती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि जो बड़े भाई हैं उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा था 8 साल का और एक जो बच्चा था, यानी कि बेटे थे दोनों, तो एक बच्चा जो था वो 4 साल का था। 4-5 साल के आसपास का रहा होगा, मुझे यार जन्मतिथि की डेट थोड़ी पता है उनकी। तो होता क्या है, वो सो रहे थे एक दिन अपने कमरे के अंदर, उनके दोनों बेटे उनके पास सोए हुए थे। तो उनका जो बड़ा बेटा था वो जागा हुआ था, कोई किताब विताब पढ़ रहा था, और उनके जो फादर थे वो सो रहे थे, मतलब जो टीचर थे वो सो रहे थे। तो वो बेटा देखता है कि जो उनके पिताजी हैं वो ऐसे कांपे जा रहे थे, मतलब उनका पूरा जो शरीर है वो यूं यूं कांप रहा था सोते सोते का। तो बेटा उनको देख रहा था। इसके बाद बेटे ने उनका हाथ पकड़ा और उनको यूं हिलाया, तो वो एकदम से उठे ऐसे करके। तो जब वो उठे तो बेटे ने पूछा कि पापा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छाती पे बैठा हुआ है, सांस भी नहीं आ रही थी, चीखने की कोशिश कर रहा था पर चीखा नहीं जा रहा था। तो बेटे ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही लगा कि आपके साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, इसलिए मैंने उठा दिया। तो वो तो बच्चा ही था, उसे तो कुछ पता नहीं। लेकिन सुबह उसने अपनी मम्मी को और जो अपने चाचा थे यानी कि घनश्याम सेन और उनके 2 बड़े भाई थे उनको कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पापा के साथ हुआ था। तो इनको लगा कि उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो रहा है। हाँ मतलब मान लिया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यार ये भूत प्रेतों वाला चक्कर भी तो हो रहा है उनके साथ। पर पढ़ी लिखी फैमिली थी तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि कोई दिमाग का तार हिल गया हो, सहन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है, मतलब अभी वो ठीक होने लगे थे, 14-15 दिन बीत चुके थे उनके हाथ के फ्रैक्चर को, उनके शरीर के फ्रैक्चर को। तो इतने दिनों में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, उनके जो बड़े भाई हैं घनश्याम सेन के, जो कि फ्रैक्चर था उनके हाथ में, वो सो रहे थे अपने रूम के अंदर। घर में कोई था नहीं, मतलब सभी जो हैं घर वाले ड्यूटी पे गए हुए थे। उनकी जो वाइफ थी वो किचन के अंदर खाना पका रही थी, दिन का टाइम था। और जो ये घनश्याम सेन है, इनकी नई नई जॉब लगी थी तो उन्होंने छुट्टी ले ली थी कि यार बड़े भाई की देखभाल करनी है। तो ये अपने रूम के अंदर सो रहे थे और इनके बड़े भाई अपने रूम के अंदर सो रहे थे। तो ये सुनते क्या है कि रूम के अंदर से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई सामान को उठा उठा के फेंक रहा है, कोई दीवार में अपने आप को मार रहा है, इस टाइप की आवाज़ें आ रही थी। तो होता क्या है, ये भाग के जाते हैं कि भैया के कमरे में आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हो तो नहीं गया उनके साथ। भाग के जाते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खोल के कि जो इनके भाई थे वो उनका जो हाथ कटा हुआ था ये वाला, उसको मारे जा रहे थे दीवार पे बहुत तेज तेज, और सामान जो था कमरे में उसको इधर उधर फेंका हुआ था उन्होंने। तो इन्होंने जब भाई की हालत देखी तो इन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, इस टाइप से क्यों कर रहे हो। तो इनके जो भाई हैं वो ऐसे देख रहे, हाँ क्या बोल रहा है, और ये बोल रहे थे भैया क्या हुआ, ऐसे क्यों मार रहे हो। तो वो मारने से फिर भी नहीं रुक रहे थे, वो दीवार में ऐसे ऐसे करके मारे जा रहे थे। तो इन्होंने हाथ पकड़ा उनका घनश्याम सेन ने, और हाथ पकड़ने के बाद उनको बेड पे बिठाया। इसके बाद उन्होंने कॉल किया अपने बड़े भाई को, यानी कि जो बीच वाले भाई थे उनको कॉल किया, पापा को कॉल किया जो कि कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। सारी फैमिली इकट्ठा हो गई, आसपास के इकट्ठा हो गए। इन्होंने बताया कि ये हाथ को ऐसे ऐसे मारे जा रहे थे दीवार पे। तो इनके जब बड़े भाई से पूछा गया कि भाई क्या हुआ, हाथ को क्यों मार रहा था, फिर फ्रैक्चर करवाने की हुआ है क्या। तो ये बोलते हैं नहीं मैं तो हाथ को नहीं मार रहा था, मैंने कब मारा। तो घर वाले देख रहे कि भैया जब तूने मारा नहीं तो साले हाथ से खून क्या वैसे ही आ रहे। तो ये बोले यार पता नहीं खून कैसे आ रहे हैं। इसके बाद क्या है, इनको दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाया गया एंड वहाँ से हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि काफ़ी गंभीर चोट आई है, इनको एडमिट करना पड़ेगा 3-4 दिन तक। तो 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर थे। पूरी फैमिली जो थी उनकी देखभाल में थी,
और उनके जो फादर थे यानी कि इनके दादाजी अनूप सेन के, वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही थे उस टाइम पे। तो होता क्या है कि जो टीचर थे यानी कि बड़े भाई जिनके हाथ में फ्रैक्चर था, उनका जो बड़ा बेटा था इसी टाइम पे अपने स्कूल से आता है वो, और स्कूल से आने के बाद उनके जो दोस्त थे छोटे मोटे, उनके साथ चला जाता है गाँव में नदी में नहाने के लिए। जब वो नदी में नहाने के लिए जाता है, उसकी माँ को पता था कि बेटे ने बैग रखा है घर में और वो सीधा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल गया है। तो शाम का टाइम था, अचानक से कोई गांव वाला भाग के आता है इनके घर पे। इनके चाचा थे यानी कि अनूप सेन के पिताजी घनश्याम सेन घर पे थे। तो उनको आवाज़ देता है कि घनश्याम, तुम्हारा जो बेटा है, मतलब जो बड़े भाई का बेटा है, वो नदी के अंदर डूब चुका है। अब जब ये बात घनश्याम सेन सुनते हैं तो इनकी तो सांसें फूल जाती हैं और ये मतलब एक तरह से बेहोश से हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और एक प्रॉब्लम और भी आ गई थी। तो ये भाग के जाते हैं नदी की तरफ। जब ये भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि जो वो बच्चा था 8-9 साल का, वो गांव वालों ने उसे बाहर निकाल रखा है नदी से, और कुछ लोग जो है उसकी छाती पर ऐसे ऐसे करके वो कर रहे हैं प्रक्रिया जिससे कि पानी को बाहर निकाला जाता है। तो जब वो पास जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा था नहीं उस टाइम पे, मतलब ख़त्म हो चुका था। तो ये देख के इनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं और घर वालों को ये कॉल करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। इसके बाद जो इनका बेटा है उसको लेकर के आया जाता है घर पे, और उसके बाद जो अपने हिंदू धर्म के अंदर क्रियाक्रम किया जाता है वो क्रियाक्रम उसका किया जाता है। लेकिन जब उसको जलाया जा रहा था उस बच्चे को, यानी कि उसका क्रियाक्रम हो रहा था, तो उस टाइम पे पूरे घर वाले रो रहे थे, रिश्तेदार रो रहे थे, गाँव वाले भी रो रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो उस बच्चे के पिताजी थे यानी कि टीचर साहब, मास्टर जी, उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं आ रहा। तो गांव वाले उनकी तरफ देख रहे थे, घर वाले भी देख रहे थे, ये घनश्याम सेन भी देख रहे थे कि यार भाई को ऐसा क्या हो गया कि बेटे की मौत हो गई, ये रो ही नहीं रहे। तो उनका क्रियाक्रम किया गया। इसके बाद जब ये घर आए, शमशान घाट से लौट के जब घर आए, तो आपस में बातें चल रही थी, घर में रोना धोना चल रहा था। घर वाले थे, गांव वाले थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, तो सब शोक मना रहे थे। उसी बीच में जो ये बड़े भाई हैं, ये अचानक से हंसने लग गए। जब ये हंस रहे थे तो घर वाले इनकी तरफ देखने लगे और घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हंस कैसे रहे। तो होता क्या है कि जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो इनको ये देखकर समझ गए थे कि भैया ये जो हैं नॉर्मल नहीं है, इनके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। मतलब बेसिकली बताऊं तो ऊपरी हवा का चक्कर है। अब उनकी जो ये हालत गांव वाले देखते हैं कि ये बिना किसी बात के हंसे जा रहे हैं और ऐसे टाइम पे हंस रहे हैं जहाँ पे पूरा गांव शोक मना रहा है, पूरे घर वाले शोक मना रहे हैं। तो गांव वाले जो हैं इनके घर वालों से कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो बड़े भाई हैं इनकी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। तो घर वाले पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तभी बताते हैं, जो गांव वाले हैं 4-5 लोग बताते हैं कि देखो हो सकता है कि जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है इनके बिहेवियर में सडनली एक चेंज आया है और उसकी वजह से हमें लगता है कि इनके ऊपर कोई ऊपरी हवा है, कोई ऊपरी बाधा है। आपको किसी को दिखा लेना चाहिए जो कि इस चीज़ में देखता है, यानी कि इस चीज़ को देखने का विशेषज्ञ हो। तब ये घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो ले जाते हैं ना। इसके बाद कुछ गांव वाले, कुछ रिश्तेदार और 2-3 घर वाले थे, यानी कि ये घनश्याम सेन और इनके बड़े भाई यानी कि बीच वाले भाई, अपने बड़े भाई को लेकर के जाते हैं। एक तांत्रिक कह लीजिए आप या फिर कोई झाड़ फूंक करने वाला कह लीजिए, उसके पास लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये उसके पास पहुंचते हैं, आप उसे तांत्रिक कह लीजिए या फिर झाड़ फूंक करने वाला कह लीजिए, जब ये अपने भाई को लेके उसके पास पहुंचते हैं तो तब वो बताता है कि देखिए इनको मेरे पास लेकर के मत आइए। तब गांव वाले पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तब वो बताता है कि देखो इनके ऊपर जो है बॉडी को पसेस किया हुआ है किसी जिन्न ने, और ये जो जिन्न है बहुत खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, आप इसे यहाँ से ले जाइए। तो घर वाले उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़े भाई थे वो उसकी तरफ देखकर हंसे जा रहे थे। वो उसकी तरफ काफी तेज तेज हंस रहे थे और गांव वाले और घर वाले देखकर समझ चुके थे कि इनके ऊपर जो भी बाधा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका निवारण कम से कम ये तो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उनको घर लेकर आ जाते हैं, यानी कि अपने बड़े भाई को। तो जब घर लेकर के आते हैं तो होता क्या है, दिन का टाइम था वो तो जब लेकर गए थे, लेकिन आते आते इनको शाम हो जाती है। और घर आने के बाद जो इनका बड़ा भाई है वो इनसे कहता है खाना लेकर आ, मेरे लिए खाना लेकर आ। तब ये घर वाले उनके लिए खाना लेके आते हैं। जो छोटा भाई है वो एक किचन के अंदर जाता है और वहाँ से एक थाली के अंदर थोड़े से चावल, रोटी और दाल लेकर के आ जाता है। तो ये जो बड़ा भाई था ये उस थाली को ऐसे देखता है और देखने के बाद उसे यूँ फेंक के मारता है छोटे भाई के मुंह पे।
यानी कि घनश्याम सेन के मुंह पे। तो जब वो थाली दे के मारता है तो जो ये घनश्याम थे ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार बाधा कुछ अलग ही है। तब वो बड़े भाई कहते हैं कि मीठा लेकर आ, मीठा खाने का मन कर रहा है। तो जब ये सुनते हैं कि मीठा खाने की बात कर रहे हैं तो ये जाते हैं बाजार में और वहाँ से मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, क्योंकि घर के अंदर तो कुछ बन नहीं सकता था। तो ये बाजार जाते हैं और वहाँ से मिठाइयाँ लेकर आते हैं। तो जब ये मिठाइयाँ लेकर के आए अपने घर में और इन्होंने घर के अंदर एंटर किया तो ये देखते हैं कि इनके जो बड़े भाई हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर बैठे बैठे वो अपने जो खेलना कहते हैं उसे खेले जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि खेलना क्या होता है, लेकिन अनूप भाई ने यही बताया था कि वो खेल रहे थे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। तो मैं कोई वीडियो क्लिप आपके सामने लगा देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। इस टाइप से वो कर रहे थे। ओके, तो होता क्या है कि जब वो आते हैं मिठाइयाँ लेकर के तो पूरा घर उनके पास बैठा हुआ था और वो ज़मीन पर बैठे हुए थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। अब जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ ये सुनते हैं घनश्याम सेन जी तो ये उनके पास मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। तो जब वो मिठाइयाँ देखते हैं तो वो ऐसे उनके हाथ से वो पन्नी खींच लेते हैं और उसके अंदर जितनी भी मिठाइयाँ थी उनको ऐसे इकट्ठा करके उनका एक लड्डू सा बनाते हैं बहुत मोटा वाला, और इसे ऐसे करके अपने मुंह के अंदर ठूंसने लग जाते हैं। लिटरली ऐसे करके अपने मुंह के अंदर उसको ठूंसते हैं और उनका जो खाने का तरीका था वो बेहद ही अलग था। मतलब इस टाइप से कोई भी इंसान नॉर्मली खाना खाता नहीं है, कोई भी क्या कोई भी नहीं खाता है। देखो मतलब 5 किलो मिठाई आप सोच लो, उनको ऐसे किसी बंदे ने इकट्ठा किया हो और यूं करके और फिर वो ऐसे ऐसे खा रहा है कि जैसे भाई कोई भैंस है, कोई जानवर है, वो इस टाइप से खा रहे थे। ओके, तो थोड़ी देर में उनको खा भी जाते हैं। जो मिठाइयाँ थी 5 किलो के आसपास, थोड़ी ही देर में उनको खा जाते हैं पूरे को। और इसके बाद कहते हैं दूध लेकर आ, दूध लेकर आ। तो जब वो मान नहीं रहे थे तो जो गांव वाले थे उन्होंने इशारा किया कि ऐसा करो, दूध लेकर के आना ही पड़ेगा और दूध लेकर के आओ। तो वो जाते हैं और वहाँ से एक बाल्टी के अंदर दूध लेकर के आते हैं जो कि लगभग 5 लीटर के आसपास था। तो जब वो बाल्टी के अंदर दूध लाते हैं तो वो ऐसे उठाते हैं उस बाल्टी को और पीने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो जो दूध था उसे पी जाते हैं। अब उनकी जो ये हालत थी उसे देखकर ना तो घर वालों को समझ में आ रहा था और ना ही गाँव वालों को समझ में आ रहा था कि भाई कोई इंसान 5 किलो मिठाइयाँ खा गया और 5 लीटर के आसपास दूध पी गया और फिर भी वो मतलब परफेक्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है उसको। मतलब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम जो हैं कितनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम, और दूध तो भैया 100-200 ग्राम के आसपास पी सकती है ना, तो सॉरी ml के आसपास। तो होता क्या है, ये जब हालत उनकी देखी तो उनको एक गाड़ी के अंदर मतलब एक गाड़ी बुलाई गई उस टाइम पे और उसके अंदर उनको बिठाया गया। जब उनको बिठाया गया तो होता क्या है कि जो गाड़ी थी मतलब काफ़ी भारी भरकम गाड़ी थी जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं। तो वो गाड़ी चलने के साथ ही उसका जो टायर था, पीछे वाला टायर, वो फूट गया। इसके बाद जो ड्राइवर था उसने स्टेपनी बदली और उस वो जो टायर था उसको चेंज किया। लेकिन इसके बाद जब उसको चेंज किया गया तो दूसरा टायर जो था आगे वाला गाड़ी का वो फट गया। मतलब थोड़ी देर में 2 टायर फट चुके थे उस गाड़ी के। तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने कहा कि देखो भैया मेरे बस की बात नहीं है, इनके ऊपर जो वादा है काफ़ी ख़तरनाक है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी कार लेकर के जा रहा हूँ। और वो अपनी कार लेकर के चले गए वहाँ से। इसके बाद घर वालों ने सोचा कि चलो स्कूटर पे लेके जाते हैं कहीं किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास। तो स्कूटर पे बिठाया, इनको ले जाने लगे। लेकिन तभी क्या होता है कि इनके जो बड़े भाई थे वो बीच में बैठे हुए थे जिनके ऊपर ये प्रक्रिया चल रही थी, और जो छोटे भाई थे यानी कि घनश्याम सेन वो चला रहे थे स्कूटर और बीच वाले जो भाई थे वो पीछे बैठे हुए थे। तो होता क्या है, ऐसे चला रहे थे ये स्कूटर, आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अचानक से इनके सामने क्या आता है इनको आज तक नहीं पता घनश्याम सेन जी को, और उस स्कूटर का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि उसके अंदर देखिए ना तो आगे वाले भाई को चोट आई ना पीछे वाले भाई को चोट आई, बस चोट आई थी तो बीच वाले भाई को, उन्हीं को जो कि पहले से ही बीमार थे और उनके ऊपर इस जिन्न का साया था, उन्हीं को चोट आई। और चोट इतनी गहरी थी कि उनका जो ये हाथ था उसमें दोबारा से फ्रैक्चर आ गया। और इस बार जो हाथ है जब ये हॉस्पिटल लेकर के गए तो हाथ को यहाँ की जगह यहाँ से काटना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि भैया इस पे इतनी बार चोट लग चुकी है कि अब हम इस हाथ को मतलब यहाँ से ठीक नहीं कर सकते, इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरी बॉडी में, हमें यहाँ से काटना पड़ेगा। तो हाथ को यहाँ से काटा गया। उसके बाद 2-3 दिन तक वो नॉर्मल रहे हॉस्पिटल के अंदर। और इसके बाद जब इनको घर लेकर के आया गया तो इनकी जो तबीयत थी उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आने लगी, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी।
और इसी के साथ साथ जो इनका बिहेवियर था वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। मतलब ये जब भी किसी को देखते थे अपने सामने, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, या फिर गांव का हो, या कोई रिश्तेदार हो, तो उसके ऊपर जो भी सामान इनको मिल जाता उसे फेंक के मारा करते थे सीधा। इसके साथ ये गालियां भी देने लग गए थे इंसानों को, मतलब जो इनके आसपास के लोग थे उनको, जो भी इनको दिख जाता उसी को गाली देते, ये जो मास्टर जी थे ये। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो गांव वालों ने, जो घर वाले थे उन्होंने और रिश्तेदारों ने इधर उधर कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा साधु मिल जाए, कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई तांत्रिक मिल जाए जो कि इनका इलाज कर सके। लेकिन इनको कोई मिल नहीं पा रहा था। तो आखिरकार काफ़ी जान पहचान बनाने के बाद, काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद इनका कांटेक्ट होता है एक पंडित जी से, जो कि काफ़ी पहुँचे हुए थे, काफ़ी विद्वान थे और उनके पास काफ़ी सारी सिद्धियाँ थीं। तो वो घर पे आते हैं, उनको घर पे बुलाया जाता है। जब वो घर पे आते हैं तो घर पे आते के साथ ही वो बोल देते हैं कि देखो तुम्हारा जो बड़ा बेटा है उसके अंदर जो एंटिटी है उसका इलाज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो एंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और या यूँ कहूँ कि वो एक जिन्न है, और जिन्न भी ऐसा वैसा नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली जिन्न है। तो घर वालों ने पूछा कि अगर आप इलाज नहीं कर सकते तो हमें यही बता दीजिए कि वो जो जिन्न है वो इसके ऊपर हावी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी क्या फरमाइश है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तब वो पंडित जी बताते हैं कि देखो बात ऐसी है कि ये जो जिन्न है ये इनके ऊपर हावी नहीं हुआ है बल्कि इसको हावी किया गया है। तब घर वाले कहते हैं किया गया है मतलब किसने किया है? तब पंडित जी बताते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे जो परदादा थे, मतलब तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे जो परदादा थे यानी कि तुम्हारे दादा के दादाजी, उन्होंने इस जिन्न को हावी किया है तुम्हारे इस बड़े बेटे के ऊपर। और इसके बाद जो ये जिन्न है ये तुम्हारे छोटे बेटे पर, तुम्हारे बीच के बेटे पर, हर किसी पर हावी होगा और उनकी जान लेकर ही जाएगा। जब ये बात गांव वाले सुनते हैं, रिश्तेदार सुनते हैं, और जब घनश्याम जी ये बात सुनते हैं तो उनसे पूछते हैं कि परदादा जी का इसमें क्या हाथ हो सकता है, उन्होंने भला इस जिन्न को हमारे ऊपर क्यों छोड़ा है। तब पंडित जी पूरी बात बताते हैं और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। तब वो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे परदादाजी थे यानी कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी, उनकी जब एज लगभग 30 से 35 साल के आसपास थी, तो उनसे जो वो छोटा मोटा काम किया करते थे उनसे उनके परिवार का, उनके घर का भरण पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। काफ़ी गरीब थे, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो वो सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका देखा जाए जिससे मैं पैसे वाला हो सकूं और जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी अच्छे से रह सके। इसलिए उन्होंने इधर उधर तलाश करना शुरू किया। वो तांत्रिकों के पास जाने लगे, लेकिन तांत्रिक पंडित कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। आखिरकार वो गए एक मौलवी के पास। वो जो मौलवी थे वो दरगाह के अंदर झाड़ फूंक किया करते थे, लोगों की जो समस्याएं होती थी उनको वो सॉल्व किया करते थे। तो होता ये है कि तुम्हारे जब परदादा जी उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, बहुत ख़राब स्थिति है और खाने पीने को कुछ घर में है नहीं, आप मेरी मदद कर दीजिए। तब वो मौलवी कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब ये जो हैं तुम्हारे परदादा जी, ये उनके पास जाने लगे दरगाह में, उनकी सेवा करने लगे। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी वो लेकर के आते, उनको कोई चीज़ चाहिए थी उनको वो सामान लेकर के आते थे। मतलब एक तरह से उनकी क्या बोलते हैं, एक तरह से उनकी सेवा कर रहे थे पूरी तरह से। तो वो जो मौलवी थे जब वो बूढ़े हो गए, मतलब काफ़ी बूढ़े हो गए, जिस टाइम पे तुम्हारे परदादा जी हैं इनकी एज भी लगभग 45 साल के आसपास हो चुकी थी। तो जब वो बूढ़े हुए उन्होंने तुम्हारे परदादा जी से कहा कि देखो तुमने मेरी बहुत सेवा की है तो तुम मांग लो, तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास एक जिन्न है, इससे तुम डील कर लो। अगर ये रेडी होता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो फिर कोई बात नहीं, तुम इससे मदद ले सकते हो। तो इसके बाद तुम्हारे जो दादाजी थे वो रेडी हो गए उस जिन्न से डील करने के लिए। इसके बाद तुम्हारे दादाजी ने उस जिन्न से डील की और जो जिन्न था उसने तुम्हारे दादाजी से कहा कि देखो मैं तुम्हारी जो फैमिली है उसको पैसे देता रहूँगा, मतलब तुम्हारी फैमिली में कभी भी पैसों की कोई कमी आएगी नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब तुम्हारे दादाजी ने कहा कि बताओ क्या शर्त है। तब उस जिन्न ने कहा कि देखो तुम्हारी 4 पीढ़ियों तक मैं पैसा देता रहूँगा, लेकिन जो तुम्हारी चौथी पीढ़ी रहेगी, जो तुम्हारी चौथी पीढ़ी आएगी उसको मैं पैसा तो दूंगा, लेकिन इसके बाद जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हारी चौथी पीढ़ी का जो पूरा का पूरा वंश है, यानी कि तुम्हारी जितनी भी पीढ़ी के अंदर बेटे होंगे, बेटियां होंगी, जो भी कुछ होगा, मतलब बेटे बेटियां, उन सभी को मार डालूंगा और ये मेरी शर्त है।
तब जो तुम्हारे परदादाजी थे उन्होंने डील पक्की कर ली। उन्होंने कहा कि चलो भाड़ में जाए हमारी पीढ़ियाँ, कम से कम मैं तो खुश रहूँगा। इसके बाद वो जो जिन्न है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देने लगा तुम्हारे परदादाजी को। इसके बाद तुम्हारे परदादाजी पैसे वाले हो गए। इसके बाद उनके जो बेटे आए उनकी भी जॉब लग गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे। उनके जो बेटे आए यानी कि तुम्हारे दादाजी, इनकी भी जॉब लग चुकी थी और ये भी पैसे की कोई दिक्कत इनकी ज़िंदगी में आई नहीं। और इसके बाद जो तुम तीनों भाई थे, तुम्हारी भी जॉब लग गई, यानी तुम्हारे बड़े भाई की जॉब लगी, बीच वाले की लगी और तुम्हारी भी लगी, यानी कि घनश्याम जी की। मतलब पैसे की तुम्हारे परिवार में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अब जो वो जिन्न है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी चल रही है और अब वो चाहता है कि तुम्हारी पीढ़ी को यहीं पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि पैसा देने में उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बदले में उसे भी कुछ चाहिए। अब वो बदले में चाहता है कि तुम्हारे पूरे वंश को ख़त्म कर दे और तुम्हारी जो पीढ़ी है उसका यहीं पे एंड हो जाए। जब ये बात घनश्याम जी सुनते हैं, इनके रिश्तेदार सुनते हैं, गांव वाले सुनते हैं, तो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि हमारे जो परदादाजी थे आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब ये हुआ था। तो होता क्या है, जो घनश्याम जी थे, ये रिश्तेदार इनसे कुछ उपाय पूछते हैं कि इसका कोई उपाय तो होगा। तब वो पंडित जी बताते हैं कि देखो उपाय है, लेकिन वो उपाय मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये जिन आपके साथ साथ मुझे भी हार्म कर सकता है। इसीलिए जो वो पंडित जी थे उन्होंने बस इतना ही बताया और वो वहाँ से जाने लगे। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जो बड़े भाई थे यानी कि जो टीचर थे, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मतलब उनके जो हंसने की सीमा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो उनके बारे में सभी को पता चल चुका है, या फिर ये कहूँ कि उनके अंदर का जो जिन्न था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, सभी गाँव वालों की तरफ देखकर, घर वालों की तरफ देखकर और घनश्याम जी की तरफ देखकर। उसको उसकी जो हंसी थी उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मानो ये पंडित जी ने बात नहीं बताई है, बल्कि ये जिन्न हमको ख़त्म करने से पहले खुद ये बात हमें बताना चाहता था। तो वो पंडित जी तो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो बड़े भाई थे यानी जो टीचर थे, वो जाकर के अपने कमरे के अंदर सो गए। और इसके बाद जब सुबह हुई और जब घर वालों ने उनका दरवाज़ा खोला तो घर वाले देखकर शौक थे कि जो टीचर थे बड़े भाई, उनकी मौत हो चुकी है। मतलब पता नहीं कैसे हुई, पर उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इनका गला दबाया है रात को और इनकी मौत हो गई है। अब जब उनकी मौत हुई तो उनका क्रियाक्रम किया गया। इसके बाद पूरा परिवार सदमे में था, पूरी फैमिली को यही डर था कि एक की मौत हो चुकी है और जैसा कि पंडित जी ने बताया है, हो सकता है कि बाकी के जो दो भाई हैं उनके साथ भी ये सब हो जाए। तो इसके बाद होता क्या है, उनकी मौत तो हो गई, उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। तो इसके 8-7 दिन के बाद ही क्या होता है, उस जिन्न का जो प्रभाव था वो शुरू हो जाता है बीच वाले भाई पे, जो कि पुलिस में थे। उनके ऊपर वो प्रभाव स्टार्ट हो जाता है उस जिन्न का, और अब वो भी वही हरकतें करने लगते हैं जो कि बड़े भाई किया करते थे। मतलब कमरे के अंदर बंद हो जाते, कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती। इसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे करके जो बीच वाले भाई थे उनका शरीर सूखता गया, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और इसी बीच में जो परिवार वाले थे, जो ये घनश्याम सेन जी थे, ये सब इधर उधर कोशिश कर रहे थे कि कोई मिल जाए जो कि हमारा इलाज कर सके, हमें इस समस्या से बचा सके, लेकिन इन्हें कोई मिल नहीं रहा था। तो इसी बीच क्या होता है, 10 से 15 दिनों के बाद ही उस जो बीच वाले भाई थे उन्होंने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दिया था और ये हरकतें एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी। इसके बाद एक दिन होता क्या है कि वो भी मरे हुए पाए जाते हैं अपने रूम के अंदर और उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये देखकर पूरा जो घर था, जो परिवार था, वो सदमे में आ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने के अंदर इस फैमिली की लगभग 3 मौतें हो चुकी थी इस फैमिली के अंदर से। और एक छोटा बच्चा मर चुका था, बड़े भाई मर चुके थे और बीच वाले भाई भी जा चुके थे। ओके, अब बचे थे छोटे छोटे भाई यानी कि घनश्याम सेन जी। और जब वो बीच वाले भाई गए, मतलब जब दुनिया से गए, तो जो एक घनश्याम जी थे इनके साथ ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया जो कि बड़े भाइयों के साथ हुआ करती थी। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट, और ये रियल एक्सपीरियंस था घनश्याम जी का। ये बताते हैं कि उस टाइम पे जब ये बीमार थे तो इनको एक परछाई दिखा करती थी, और वो परछाई एक काफ़ी बड़े इंसान की थी जो कि इंसान लगता नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी अजीबोगरीब इंसान को देख रहे हैं, जैसे कोई इंसान है, कोई जानवर है। मतलब इनके कुछ समझ में नहीं आता था कि जो परछाई ये देखते हैं वो परछाई है किसकी। और इनका मन किया करता था कि ये खाना खाएं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, लेकिन इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी।
और ये अपने घर वालों को देखते ही गालियां दिया करते थे। बट इनका ये कहना है कि जब मैं गालियां दिया करता था तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मतलब इनके खुद समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। बट ये दिया करते थे और ये काफ़ी कोशिश किया करते थे कि ये जो गालियाँ देना है ये बंद कर दें, लेकिन इनके मुंह पर इनका खुद का कोई कंट्रोल था नहीं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे ये भी बीमार पड़ने लगते हैं। इनका भी शरीर वैसे ही सूखता है जैसे कि छोटे यानी कि बीच वाले जो भाई हैं उनका शरीर सूख रहा था। तो इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। इनके पिताजी जो थे यानी कि जो आर्मी ऑफिसर थे रिटायर, वो भी इनके पास ही बैठे हुए थे और ये घर के अंदर थे। गांव वालों को पता चल चुका था कि इनकी जो फैमिली है उसे बचाया नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा वंश खत्म होने वाला है। और रिश्तेदार भी वहाँ से जा चुके थे क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि भैया हो सकता है कि ये समस्या हमारे ऊपर आ जाए, तो हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। मतलब जब काम पड़ता था, जब वो पैसे वाले थे तब तो उनके पास आते थे, लेकिन जब वो दिक्कत में आए तो घर वाले भी चले गए, गाँव वाले भी चले गए, फैमिली वाले भी चले गए, वो रिश्तेदार थे सब चले गए। अब इनके जो पिताजी हैं घनश्याम सेन जी के, ये बैठे हुए थे घर के अंदर और ये घनश्याम सेन जी बैठे हुए थे। ओके, अब इनको डर लग रहा था घनश्याम जी को बैठे बैठे, पता नहीं क्यों लग रहा था। तो अचानक से होता क्या है कि इनका जो घर था उसके अंदर एंट्री होती है 2 कुत्तों की, और वो कुत्ते मतलब काफ़ी बड़े बड़े कुत्ते थे और काफ़ी ब्लैक कलर के कुत्ते थे, मतलब बहुत काले रंग के। तो जब वो घर के अंदर आते हैं तो इनके जो दादाजी हैं यानी अनूप के जो दादाजी थे, घनश्याम जी के पिताजी, वो पहले से ही दिक्कत में थे, परेशानी में थे कि भाई दादाजी ने जो किया बहुत गलत किया और बेटा भी जाने वाला है। जब वो कुत्तों को देखते हैं तो वो डंडा लेकर भागते हैं उनके पीछे घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब वो डंडा लेकर के घर से बाहर उन कुत्तों को निकालने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि रोड पे ही एक बाबा खड़े हुए हैं जिन्होंने एक काला कंबल अपने शरीर पे ढक रखा था और वो घर के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। जब घनश्याम जी के पिताजी यानी कि अनूप के दादाजी कुत्तों को भगाने के लिए घर से बाहर निकले तो वो जो बाबा थे उनके पीछे जाकर के वो कुत्ते खड़े हो गए। इसके बाद वो बाबा बोलते हैं, इन कुत्तों को क्यों निकाल रहा है यहाँ से? उसे निकालना जो घर के अंदर बैठा हुआ है, उसे निकाल, ला इधर लेके आ। जब वो बाबा ये सब बोलते हैं तो जो दादाजी हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये बाबा क्या बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि जो घनश्याम था वो घर से बाहर निकल रहा था। अब जब घनश्याम घर से बाहर निकल रहा है तो वो दादाजी देख रहे हैं उसकी तरफ कि आखिर ये बाहर क्यों आ रहा है, और वो जो बाबा थे वो घनश्याम को ऐसे हाथों से बुला रहे थे ऐसे करके। अब जो घनश्याम है वो उनके पीछे पीछे जाने लगा उन बाबा के। बाबा चलते चलते मतलब एक गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा किया कि आओ बैठ जाओ, और दादाजी भी उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और जो घनश्याम था वो भी अपने आप गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ गया। इसके बाद एक ड्राइवर था उस गाड़ी के अंदर, उन बाबा ने कहा कि चलो गाड़ी लेकर चलो, और बाबा के कहते ही वो ड्राइवर चलने लगा। घनश्याम उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, उसके पिताजी यानी कि अनूप के दादाजी बैठे हुए थे और वो बाबा बैठे हुए थे जो कि काले कंबल ओढ़े हुए थे। और जो 2 कुत्ते थे वो कहाँ गायब हो गए, ना तो इनके दादाजी को पता है और ना ही घनश्याम को पता है। ओके, घनश्याम को तो कुछ याद ही नहीं था उस टाइम पे कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो होता क्या है कि वो जो बाबा थे वो घनश्याम को लेकर के जाते हैं एक मंदिर के अंदर, और जब वो उस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है यानी कि जो दादाजी थे उन्हें पता चलता है कि जहाँ घनश्याम को लेकर के आया गया है वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, और वो बाबा जो हैं वो भैरव बाबा के बहुत बड़े उपासक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। इसके बाद वो जो बाबा थे जो कि उस मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने घनश्याम की तरफ ऐसे इशारा किया और जोर से चिल्लाकर कहा, आ इधर, जल्दी आ, बहुत परेशान किया है तूने, यहाँ पे आ। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो घनश्याम था वो अचानक से उनके सामने जाने लगता है और उनके सामने जाकर के बैठ जाता है। जब घनश्याम उनके पास जाकर के बैठता है तो वो जो बाबा थे वो ऐसे जोर से थापी मारते हैं उसकी जंघा पे, और जब घनश्याम की जंघा पे वो थापी पड़ती है यानी कि जो थप्पड़ पड़ता है, जिसको कई लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तमाचा बोलते हैं, ये जब पड़ता है इशारे से समझ लीजिए, तो वो एकदम से उछट के पीछे गिरता है और वो बाबा से चिल्लाकर कहता है कि मैंने इसके जो परदादा थे उससे बात की थी कि मैं इसकी चौथी पीढ़ी को लेकर जाऊंगा, तू क्यों बीच में रोक रहा है। तब वो जो बाबा हैं वो घनश्याम से बोलते हैं यानी कि घनश्याम के शरीर में जो जिन्न था बेसिकली उससे कहते हैं कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इस पूरी पीढ़ी को लेकर जा सके। अब तक तूने 3 लोगों की जान ली है, इससे तेरा मन नहीं भरा, इस बच्चे को तू लेकर नहीं जा सकता, मैं तुझे यहीं पर बिठा लूंगा। और इसके बाद वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं
लेकिन इधर से वो बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, उधर से जो घनश्याम था उसके शरीर में जो जिन्न था वो भी अपने कुछ मंत्र पढ़ रहा था। और काफ़ी देर तक इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती रही। जो घनश्याम के दादा, जो पिताजी थे घनश्याम के, यानी कि अनूप के दादाजी, वो बाद में बताते हैं कि जब वो बाबा अपने मंत्र पढ़ रहे थे तो घनश्याम मतलब 2-2, 3-3 फीट ऊपर उछल रहा था बैठा बैठा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी लड़के के लिए कि वो इतना ऊंचा उछल जाए बैठा बैठा। मतलब आप सोचिए कि अगर आपने ऐसे आलती पालती मार रखी है और आप बैठे बैठे 3-3 फीट ऊपर उछट रहे हैं, तो भैया इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत डरावना हो सकता है ये। तो होता क्या है, वो जो बाबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद जो घनश्याम था उसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ने के बाद ऐसे और अपनी तरफ खींच लेते हैं। और वो जो घनश्याम है वो नीचे झुक जाता है इस टाइप से उन बाबा के सामने। और जब वो झुकता है तो उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और घनश्याम एकदम से देखता है यही मैं कहाँ गया। फिर जो घनश्याम है वो पीछे देखता है तो उसके पिताजी बैठे हुए थे, तो वो अपने पिताजी से पूछता है ये हम यहाँ पे कैसे आ गए, इस मंदिर के अंदर कैसे आए। और जब वो उस बाबा को देखता है घनश्याम तो उनके सामने ऐसे प्रणाम करता है। तब वो बाबा घनश्याम से कहते हैं कि बेटा तेरे साथ जो भी हुआ बहुत डरावना था, लेकिन इसके बाद ना तेरे साथ कुछ होगा ना तेरे परिवार के साथ कुछ होगा। और इसके बाद वो बाबा इनके दादाजी से कहते हैं कि देखो तुम्हारे दादाजी ने जो किया वो काफ़ी गलत था, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे बचाना पड़ा, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे जो खानदान है उसको बचाना पड़ा। और इसके बाद जो अनूप के दादाजी हैं वो उनसे प्रणाम करते हैं बाबा से, वहाँ से मंदिर से प्रसाद लेते हैं और भभूति लेते हैं। इसके बाद अनूप के पिताजी और अनूप के दादाजी तो हैं वो दोनों वहाँ से मंदिर से वापस आते हैं घर पे। और इसके बाद जो उनकी फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान होता है। तो आज की इस स्टोरी के अंदर बस इतना ही। और ये स्टोरी काफ़ी ख़तरनाक थी, लेकिन भाई देखो मैं अभी पहली बार ही नया हूँ यूट्यूब पे और कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे से एक्सप्लेन इतनी अच्छे से नहीं हुई है कहानी, लेकिन कहानी थी बहुत ख़तरनाक। जैसी मुझे अनूप ने सेंड की थी उस टाइप से बहुत ख़तरनाक थी। लेकिन मैं खुद अपनी गलती मानता हूँ कि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कहानियों को। धीरे धीरे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर किसी को कहानी में कुछ अच्छा ना लगा हो तो यार मुझे माफ़ कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। एंड बैक ऑर्डर को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आज मैं कहानी भले ही अच्छे से नहीं सुनाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं भी बेटर होता जाऊँगा और कहानी सुनाने का जो मेरा तरीका है वो भी अच्छा होता जाएगा। और आपको मेरी कहानियों में आने वाले टाइम में उम्मीद है कि काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आज की इस कहानी के अंदर बस इतना ही। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, एंड जो आपका रिव्यू है वो जेन्युइन देना। अगर अच्छी नहीं लगी है तो बता देना साफ साफ कि भाई अच्छी नहीं लगी है, ये कमी है अभी तुम्हारे अंदर, जल्दी बोलते हो, आराम से बोलते हो, या फिर कैमरे की तरफ देखने का स्टाइल सही नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपकी जो बातें हैं उनसे मैं सीखूंगा कि कैसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं एंड मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए। तो चलिए बाय बाय।